Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Zahid Nazir. Dear students, in previous lecture we have discussed the classification of virus on the basis of nucleic acid as well as on the basis of presence and absence of the viral envelope. आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। तो यू नो वेरी वेल, बैक्टीरियोफेज वायरस जो है इसे हम मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरस का नाम देते हैं, क्योंकि इस वायरस के पास जो है वो चार कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें पहला कंपोनेंट है दी बैक्टीरियल जीनोम, जो कि कॉम्प्लेक्स डीएनए, दिस इज कॉल्ड डीएनए जीनोम। ओके, अब डीएनए जीनोम के साथ साथ दिस इज दी कैप्सिड, और ये हम पढ़ चुके हैं कि कैप्सिड कैप्सुमर्स प्रोटीन से बनने वाला एक कोट है जो जीनोम के अराउंड होता है। दिस इज द एनवेलप। इसे हम वायरल एनवेलप कहते हैं, और ये वाला पोर्शन, this portion is the tail, that is with tail fiber, basal plates and spikes. This is the tail fiber. This is the sheath, and this whole region called as tail. This is called basal plate. ओके, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज वायरस की। लेकिन जब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की, तो याद रखिएगा इसका जो होस्ट होता है दैट इज बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं इकोलाई बैक्टीरिया। तो इकोलाई बैक्टीरिया होस्ट होता है फॉर बैक्टीरियोफेज वायरस। और याद रखिएगा साइकिल, दो टाइप्स के साइकिल कंप्लीट करता है बैक्टीरियोफेज। नंबर वन है दी लाइटिक साइकिल, और नंबर टू है दी लाइजोजेनिक जेनिक साइकिल। तो हमने देखा कि दो किस्म के साइकिल कंप्लीट करता है बैक्टीरियोफेज वायरस in the bacterial host, that is the bacteria and E. coli bacteria. पहला लाइक साइकिल है that is called as the lytic cycle, और लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज, याद रखिएगा क्या काज करता है, काज डेथ ऑफ होस्ट सेल, होस्ट सेल की डेथ हो जाती है। इसे इसलिए वायरुलेंट वायरस भी कहते हैं, और वायरुलेंट मीन्स काज death of host, cause severe infection to host।
इसमें T4 फेजेस बनती हैं और याद रखिएगा ये फेजेस लाइसोजाइम एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ये लाइसोजाइम्स ड्यूरिंग द डेथ ऑफ होस्ट, जब बहुत सारे फेजेस तैयार हो जाती हैं, जो हम डायग्राम में देखेंगे भी साइकिल में बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो ये लाइसोजाइम क्या करते हैं, काज लाइसिस या वॉल लाइसिस, जिसे हम ओस्मोटिक लाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्मोटिक लाइसिस। और पर बैक्टीरियल सेल याद रखिएगा 200 to 300 फेजेस, वायरल फेजेस प्रोड्यूस होती हैं। एक सेल में से 200 से 300 फेजेस निकलती हैं। लाइसोजाइम एंजाइम प्रोड्यूस होता है, T4 फेज कहते हैं, वायरुलेंट वायरस है, और ये इसमें जो वायरस है वो रेप्लिकेट करता है बाय यूजिंग दी होस्ट न्यूक्लियोटाइड्स अपने जीनोम को, एज वेल एज होस्ट की मशीनरी को कंट्रोल करते हुए अपनी प्रोटीन्स और अपने एसेसरी कंपोनेंट्स के लिए जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, लिपिड्स रिक्वायर्ड होता है एनवेलप फॉर्मेशन के लिए, और प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं फॉर कैप्सोमर्स प्रोटीन्स फॉर दी कैप्सिड फॉर्मेशन के लिए, एज वेल एज न्यूक्लियोटाइड्स ये होस्ट जीनोम के इस्तेमाल करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ इट्स ऑन डीएनए, मींस ऑन जीनोम। तो अब हम इसमें थोड़ा सा लाइफ साइकिल को अगर देखें तो बेटा इसकी डायग्राम में अगर हम देखें तो देयर इज, सबसे पहले दिस इज बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल है जिसे इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरियोफेज, और ये इकोलाई बैक्टीरिया है। सबसे पहले जो है वो अटैचमेंट होती है किसकी? बैक्टीरिया की। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज वायरस की अटैचमेंट होती है। यहां पर क्या होगी? अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज विथ specific receptors of host membrane। होस्ट की मेम्ब्रेन के जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं उसके साथ अटैचमेंट लेता है बैक्टीरियोफेज। जैसी अटैचमेंट हो जाती है तो याद रखिएगा यहां पर ये बैक्टीरियोफेज अपनी शीथ को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से पंक्चर हो जाएगी वॉल एज वेल एज द मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट। अब यहां से क्या करेगा? इस प्रोसेस को याद रखिएगा, अटैचमेंट प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। ओके, एडजॉर्प्शन हुई। यहां पर क्या होगा? शीथ कॉन्ट्रैक्शन होगी, शीथ कॉन्ट्रैक्शन। ओके, शीथ कॉन्ट्रैक्ट हुई, इंसर्ट डीएनए टू होस्ट सेल। होस्ट सेल में डीएनए चला जाएगा। इसका जो डीएनए है ये चला जाएगा
होस्ट सेल में। और जब होस्ट सेल में जाएगा, ये हमारे होस्ट का डीएनए है जो कि बैक्टीरिया है। अब इस होस्ट सेल में जाने के बाद ये होस्ट के डीएनए को लाइसिस में ले जाएगा। क्या होगा, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ शीथ हुई, डीएनए इंसर्ट किया होस्ट सेल में। अब ये बचेगा जिसे हम कहते हैं गोस्ट वायरस। ठीक है, खाली खोल बच जाएगा क्योंकि डीएनए इंसर्ट कर दिया इसने। अब कहां जाएगा, अब ये जो है वो ये गोस्ट वायरस चला गया, अलग हो जाएगा। अब ये जो वायरल जीनोम है, ये होस्ट जीनोम्स को ब्रेकअप कर देगा। यहां पर क्या हो जाएगा, लाइसिस ऑफ होस्ट जीनोम। जब होस्ट जीनोम का लाइसिस हो गया, बाय यूजिंग होस्ट मशीनरी, होस्ट की मशीनरी को यूज करते हुए यहां पर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, एज वेल एज डीएनए रेप्लिकेशन होगी। जब ये अपने जीनोम को रेप्लिकेट करेगा, एज वेल एज जो है वो होस्ट के जीनोम को लाइसिस में ले गया। अब होस्ट का कंट्रोल खत्म हो जाएगा सेल पर, और सेल का जो ये अपने जो है वो बहुत सारी यहां पर प्रोटीन्स बनवाएगा, अपने जीनोम को रेप्लिकेट करके बहुत सारी उसकी कॉपीज बना देगा। और नेक्स्ट फेज में याद रखिएगा यहां पर असेंबलिंग का प्रोसेस होगा। क्या होगा, असेंबलिंग। असेंबलिंग से मुराद ये है कि जो जीनोम है, इस जीनोम के अराउंड कैप्सिड बनना शुरू हो जाएगा, एज वेल एज एनवलप बनना शुरू हो जाएगा। जब जीनोम के अराउंड कैप्सिड बन गया, जब जीनोम के अराउंड एनवलप बन गया, तो ये क्या बन जाएगी, बहुत सारी T4 फेजेस। जब बहुत सारी T4 फेजेस बन गई, यहां पर एंजाइम प्रोड्यूस होगा। जो एंजाइम होगा दैट इज लाइसोजाइम, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था, ये काज करेगा लाइसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल। अब होस्ट सेल को यहां लाइसिस में ले जाएगा। जब लाइसिस में ले जाएगा, मेम्ब्रेन लाइसिस हो जाएगी, तो बहुत सारे बैक्टीरियोफेज जो मैंने बताया था 200 से 300 तक फेजेस एक बैक्टीरियल सेल से बनकर निकल जाती हैं। अब यहां पर क्या हो गया, डेथ ऑफ दी होस्ट जो सेल है, इसकी डेथ काज हो गई। जब इसकी डेथ काज हो जाएगी, इसलिए इसको हम लाइटिक साइकिल का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, लाइटिक साइकिल का नाम देंगे, क्योंकि इसमें वायरस वायरुलेंट है और होस्ट सेल की डेथ हो जाएगी इसमें। और मैंने आपको बताया था 200 to 300 फेजेस यहां आ गई। इस साइकिल को हम लाइटिक साइकिल कहते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, अटैचमेंट हुई बैक्टीरियोफेज वायरस की।
विद स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोसेस सेड टू बी एड्सॉर्प्शन। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया अपनी शीथ को, इसने इंसर्ट कर दिया अपना डीएनए इनटू द होस्ट सेल। अब इस डीएनए ने, जो बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए था, इसने लाइसिस में ले दिया, तोड़ फोड़ कर दी होस्ट डीएनए की, और होस्ट की मशीनरी को अपने अंडर कंट्रोल करते हुए प्रोटीन सेंसाइजेशन की, अपनी कैप्सोमर्स प्रोटीन्स तैयार की, अपने डीएनए के रेप्लिकेशन तैयार की। यहां पर प्रोसेस होगा असेंबलिंग का। किसका होगा? असेंबलिंग। जब असेंबलिंग हो गई, प्रोटीन्स असेंबल हुई अराउंड द डीएनए एज अ कैप्सिड, देन एनवलप बनना शुरू हुआ, टेल फाइबर अपीयर होना शुरू हो गए, T4 फेजेस बहुत सारी तैयार हो गई, 200 to 300 इन ईच इकोलाई सेल्स। लाइसोजाइम एंजाइम प्रोड्यूस हुए। यहां लाइसोजाइम क्या करेगा? लाइसिस ऑफ होस्ट सेल वॉल। जब होस्ट की सेल वॉल लाइसिस में चली गई तो ये T4 फेजेस आजाद हो गई, एनवायरनमेंट में आ गई, जो कि 200 to 300 होंगी। ये तो था लाइटिक साइकिल। इसी तरह जब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइकिल की, जिसे हम नाम देते हैं लाइसोजेनिक साइकिल, तो बेटा याद रखिएगा लाइसोजेनिक साइकिल में या वायरस को जाहिर है कि हम नाम देते हैं टेम्परेट वायरस। क्या कहेंगे? वायरस टेम्परेट होगा, ठीक। फेजिस को लैम्डा फेज कहा जाता है। वायरल जीनोम जो है वो रेप्लिकेट विथ होस्ट जीनोम with the host genome generation to generation for a long time period। generation to generation जो है वो क्या होगा? रेप्लिकेशन करेगा होस्ट के साथ। और इसकी फेज को हम नाम देंगे लैम्डा फेज। क्या कहेंगे? दी लैम्डा फेज। वहां क्या नाम दिया था? T4 फेजेस। यहां क्या थी हमारे पास? T4 फेज। वहां वायरस को हमने नाम दिया वायरुलेंट, यहां वायरस को नाम दिया टेम्परेट। नो डेथ ऑफ होस्ट सेल। इसमें होस्ट सेल की डेथ नहीं होती। ये बैक्टीरिया की कॉलोनीज में जनरेशन टू जनरेशन इनका जो जीनोम है वो रेप्लिकेट होता जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब लाइसोजेनिक साइकिल से बाहर निकलता है बैक्टीरियोफेज का जीनोम, तो ये फौरन लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट होगा और बहुत सारी फेजेस बनाते हुए बाहर निकलेगा। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो T4 हमारे पास फेजेस हैं, इसके टेल फाइबर्स 3-4 होते हैं, और जो फेज लाइसोजेनिक साइकिल जब लैटिक में कन्वर्ट होगा तो उस वक्त सिंगल टेल फाइबर होता है। और लेकिन लाइसोजेनिक का लैटिक में जाना लाजमी है, लेकिन ये किसी भी वक्त जा सकता है। पहले तो थ्रू आउट, ये जैसे अपने लाइसोजेनिक साइकिल में है तो ये थ्रू आउट रेप्लिकेट करेगा साथ साथ, लेकिन जब इसे होस्ट को छोड़ना है तो ये अपनी फेजेस बनाएगा, लाइसिस में लेकर जाएगा, मींस लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा और अपनी फेजेस बना के बहुत सारी कॉपीज तैयार करेगा अपनी। जैसा कि यहां देखें, सेम एज यहां पर प्रोसेस होगा व्हाट दी याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले अटैचमेंट होगी,
बैक्टीरियोफेज अपने आप को अटैच करेगा, सेम प्रोसेस, सेम एट विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, और दिस इज द होस्ट जीनोम, सेम एज शीथ को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रोसेस सेम रहेगा। यहां पर जब शीथ को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये अपना जीनोम इंसर्ट कर देगा इनसाइड। यहां अटैचमेंट हुई, यहां पर शीथ कॉन्ट्रैक्शन हुई, जीनोम अंदर चला गया होस्ट इकोलाई में, और वहां पर जाने के बाद ये जो है वो होस्ट जीनोम के साथ अटैचमेंट ले लेगा। क्या करेगा? अटैचमेंट लेगा विद द होस्ट जीनोम। और अब अटैचमेंट ले ली इसने, लाइसिस में नहीं लेकर गया। देखा ना यहां पर डिफरेंस क्या आ रहा है कि यहां लाइसिस नहीं हो रहा, वहां पर डायरेक्टली लाइसिस में ले गया था। बैक्टीरियोफेज वायरस का जो जीनोम था वो होस्ट जीनोम को, यहां पर रेप्लिकेशन होती जाएगी। अब जैसे ही बाइनरी फिशन में जाएगा बैक्टीरिया, दोनों जीनोम के अंदर वायरल का जीनोम आ गया बैक्टीरियोफेज का। इसी तरह जैसे ही बाइनरी फिशन होगी दोनों बैक्टीरिया में चला जाएगा वायरल जीनोम। इस तरह जनरेशन टू जनरेशन पूरी कॉलोनी के अंदर ये रेप्लिकेट करता जाएगा जीनोम ऑफ द बैक्टीरियोफेज, लेकिन नुकसान नहीं देगा। इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन वायरुलेंट भी कहते हैं इसको। नॉन वायरुलेंट मीन्स यहां पर डेथ नहीं हो रही होस्ट सेल की। लेकिन जब भी इस जीनोम को यहां पर रेप्लिकेट होना है, चलते जाना रेप्लिकेशन के साथ साथ, लेकिन जब भी इसे नए वायरसेस बनाने हैं, जैसे ही ये कंट्रोल करेगा, जैसी कंडीशन आएंगी ये कंट्रोल करेगा और ये लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो फेजेस बनाएगा उसे हम लैम्डा फेज कहते हैं, और वो लैम्डा फेज लाइक दिस होगी, लाइक दिस विद अ सिंगल टेल फाइबर। और इस तरह ये बहुत सारी फेजेस बनाएगा, लेकिन कब? जब लाइजोजेनिक लाइटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा लाइजोजेनिक साइकिल जो है इनटू लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट होगा तो फेज जो बनती है उसे हम नाम देते हैं लैम्डा फेज विद अ सिंगल टेल फाइबर। तो लाइजोजेनिक लाइटिक में कन्वर्ट हो सकता है और फाइनली लाइजोजेनिक लाइटिक ही में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारे पास दोनों लाइफ साइकिल थे, लाइजोजेनिक साइकिल और लाइटिक साइकिल इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। अब याद रखिएगा कुछ ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स कह लें या हम कह सकते हैं कि सिंपल पार्टिकल्स हैं जो कि वायरस से भी बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं वायरियॉइड्स एंड प्रियॉन्स। वायरियॉइड्स और प्रियॉन्स। तो याद रखिएगा इन केस ऑफ द वायरियॉइड्स, वायरियॉइड एक सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल है, आरएनए मॉलिक्यूल है। इसका होस्ट होता है, मीन्स ये कहां पर मौजूद होता है? इन दी प्लांट्स, इन प्लांट्स के अंदर। अब ये प्लांट के सेल्स के अंदर एक ऐसा डीएनए, एक ऐसी शक्ल इख्तियार करता है जिसको हम सर्कुलर डीएनए कहते हैं। अब ये किसी भी किस्म की प्रोटीन को डायरेक्ट नहीं कर रहा होता इन दी प्लांट सेल,
बल्कि ये क्या करता है, इफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट सेल्स। ये मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से याद रखिएगा ग्रोथ ग्रोथ स्टंट हो जाएगी एंड यील्ड अफेक्ट होगी। शॉर्ट सी बात है, जब मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा तो यील्ड भी रिड्यूस होती है प्लांट्स की। ग्रेन प्रोड्यूसिंग यील्ड हो या फूड प्रोड्यूसिंग यील्ड हो, यील्ड विल बी अफेक्टेड। तो याद रखिएगा ये आरएनए क्या कर रहा है, यहां पर ये एक जो वायरस की तरह काम कर रहा है और वो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहा है। किसको अफेक्ट कर रहा है? मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डायग्राम, और ये एक होस्ट सेल। अब ये होस्ट सेल के अंदर, अब इसका सेल कहां पर होता है? ये डीएनए, आरएनए ये होता है इन दी, दिस इज द सर्कुलर आरएनए, जिसे हम नाम देते हैं वायरियोइड्स। ये क्या कर रहा है यहां पर? मेटाबॉलिज्म ऑफ दी होस्ट सेल को अफेक्ट करेगा। जब मेटाबॉलिज्म इस आरएनए की वजह से, जो कि सर्कुलराइज हो चुका है, जो कि डायरेक्ट नहीं कर रहा कि प्रोटीन्स, किसी किस्म की प्रोटीन की डायरेक्शन नहीं दे रहा सेल को, लेकिन ये अफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ दी प्लांट सेल, जिसकी वजह से ग्रोथ स्टंटेड रहती है और यील्ड रिड्यूस हो जाती है, एज वेल एज फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज भी इफेक्ट होती हैं। आल्सो रिड्यूस्ड फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ होस्ट प्लांट। अब जिस प्लांट के अंदर ये पाया जा रहा है उसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी अफेक्ट होगी, यील्ड भी अफेक्टेड होना शुरू हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा जो प्रियॉन्स एक ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वायरस जैसे, जो कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं। क्या है? मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स कहाँ होती हैं? ये एनिमल्स के ब्रेन में स्पेशली पाई जाती हैं और ये डीजेनरेट करना शुरू करती है। जब ये एक्टिवेट होती हैं, ये कहाँ पाई जाती है मिसफोल्डेड प्रोटीन? इन दी ब्रेन। आफ्टर एक्टिवेशन cause degeneration of host nervous tissues and cause disease. Cause डिजीज। क्या हो रहा है यहां से? डिजीज काज होगी, जिसमें काउ मैट डिजीज, स्क्रैपल डिजीज इन शीप, एज वेल एज क्रू डिजीज इन मैन। इंसान में क्रू डिजीज काज करेगा। अब कहां पर है ये? यहां पर ये मौजूद होते हैं ब्रेन के अंदर। क्या है? मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। ओके, ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जब
एक्टिवेट होती हैं तो ये पेनिट्रेट होती हैं इनटू द नर्व सेल्स, वहाँ जाके डीजनरेशन करना शुरू कर देती है नर्वस टिश्यूज़ को, जिसकी वजह से काव मैट डिजीज़ है, जिसकी वजह से स्क्रैपल डिजीज होती हैं, और जो हाइंड एंड फोर लिम्स होते हैं ये अफेक्टेड होते हैं, और मेंटल इनकन्वल्जन आती है इन केस ऑफ शीप। लेकिन क्रू डिजीज में मेनली इन केस ऑफ मैन द डिजनरेशन ऑफ नर्व्स, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होगी और फिजिकल इनएक्टिवनेस आना शुरू होती है, जिस कंडीशन को हम नाम देते हैं क्रू डिजीज। ओके, ये वो सिंपल पार्टिकल्स हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स जो अफेक्ट कर रहे होते हैं प्लांट्स को, इनका होस्ट प्लांट है, और इन द फॉर्म ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। किस फॉर्म में? मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की फॉर्म में ये अफेक्ट कर रहे हैं किसको? द एनिमल्स। और ये कहाँ पा जाते हैं? ब्रेन में। ये मिसफोल्डेड प्रोटीन जब एक्टिवेट होती हैं तो ये डीजनरेट करना शुरू कर देती हैं, अदर प्रोटीन्स ऑफ द सेल को मिसफोल्ड करती है, इसकी वजह से डिफरेंट डिजीज काज होती हैं, काव मैट, स्क्रैपल एंड द क्रू डिजीज। अब हमारे पास जनरली हम कैटेगराइज करते हैं वायरल डिजीज को। वायरल डिजीज जिनमें याद रखिएगा वायरल डिजीज इन एनिमल्स, अब एनिमल्स में हम वायरल डिजीज देखें तो हमारे पास पोलियो, मिलाइटस caused by the polio virus, and then cold by rhinovirus, upper respiratory disorder, then the rabies by rabidovirus, as well as the yellow fever, as well as encephalitis, as well as dengue, that is caused by arthropod borne virus, जिसे हम कहते हैं आर्बोवायरस। ओके, इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास मीजल्स एंड मम्प्स caused by the moxyvirus, ठीक, एंड अदर डिफरेंट डिजीज, जिसमें खास तौर पर पोलियो, जिसमें वायरस डिजेनरेट करता है आपके मोटर यूनिट्स को, जिसकी वजह से आपके मसल डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, एज वेल एज जो है वो स्केलेटल मसल्स, इसमें फिजिकल इलनेस आ जाती है, आपके लिम्स शॉर्ट की बात है, नॉन फंक्शनल होने की सूरत में जो है वो मसल्स रिड्यूस होना शुरू होते हैं, डिजेनरेट होना शुरू होते हैं। रेबीज, जिसमें आपको पता होना चाहिए रेबिडो वायरस की वजह से है, जिसमें याद रखिएगा हाइड्रोफोबिया कंडीशन आती है,
कोल्ड्स, अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या एलर्जीज होती हैं ड्यू टू वायरस, येलो फीवर है, एंसेफेलाइटिस जिसे हम नाम देते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन, और डेंगी जो कि आपके जो है वो प्लेटलेट्स को एज वेल एज ब्लड को अफेक्ट करता है वायरस, या मीजल्स एंड मम्स, दैट इज मम्स में आपको पता चाहिए आपका जो लोअर बेस ऑफ नेक है दैट बिकम इन्फ्लामेट, और मीजल जिसको आप खसरे की बीमारी कहते हैं, शंदक कहा जाता है उर्दू लैंग्वेज में भी आल्सो, दैट इज पैरामाइक्सी वायरस, और बहुत सारी डिजीज हैं दैट इज काज्ड बाय द वायरस टू एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। Okay, then in case of the plant disease, प्लांट डिजीज में जब आप डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं। क्या देखेंगे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन केस ऑफ प्लांट्स, इसमें दो टाइप के मोड्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, दूसरा वर्टिकल ट्रांसमिशन। याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, इसमें वायरस जो है वो ट्रांसफर होता है, एंटर होता है बाय injury, or we can say that the environmental फैक्टर इसमें रोल कर रहे होते हैं, या फिर ड्यू टू दी इंजर्ड पार्ट से वायरस जब मुंतकिल होता है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। एंड इट इज वर्टिकल ट्रांसमिशन में inherited from parents via seed, जब या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जब पेरेंट से ट्रांसफर होता है वायरस, तो उसे हम इनहेरिटेड वायरस कहते हैं। इस मेथड को हम नाम देते हैं दी वर्टिकल ट्रांसमिशन। और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में बाय द इंजरी, और वी कैन से दैट इंजर्ड पार्ट में, जिसे हम नाम देते हैं वुंड्स। आप जब किसी भी लीव्स को प्लग करते हैं, किसी फ्लावर को प्लग करते हैं, तो एक वुंड बन जाता है प्लांट बॉडी में, जिससे वायरस इंटर हो सकता है। अगर उस वुंड के जरिए या इंजर्ड पार्ट के जरिए वायरस इंटर होता है, तो दैट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल। And if inherited from the parent, then that type of transmission is said to be the vertical transmission. अब इसमें नंबर ऑफ डिजीज है जिनमें हम देखें तो प्लांट डिजीज, प्लांट्स की डिजीज कुछ हम डिस्कस करते हैं, जिनमें टोबैको, मोज़ेक disease in case of tobacco plants, then sooty mold disease in case of cotton crop, as well as in case of okra, किसमें? कॉटन में, एंड ओकरा जिसे आप भिंडी का नाम देते हैं, ओकरा में, एज वेल एज लीफ कर्ल डिजीज, जो कि कॉमन है इन बीन्स, बीन्स में कॉमन है,
एज वेल एज कॉटन में कॉमन है, एज वेल एज आल्सो इन केस ऑफ ओकरा में कॉमन है। ये वो डिजीज है। अब आपकी बुक में सिर्फ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन बताया हुआ है, लेकिन ऊपर हेडिंग दी हुई प्लांट डिजीज की। अब हमने मेथड ऑफ ट्रांसमिशन को भी दोनों को डिस्कस किया कि वर्टिकल किसी एंजड पार्ट या एनवायरमेंटल फैक्टर से वायरस अगर आता है तो हॉरिजॉन्टल, और अगर इनहेरिटेड होता है फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है, यानी हमारे पास पेरेंट प्लांट से और ट्रांसफर होता है टू दी अदर new plants, that is called inherited method or mode, that is called vertical transmission. Plant disease में tobacco mosaic disease, सूथी मोल्ड disease, leaf curl disease, जो कि कॉटन यहाँ पर किसमें है, इन टोबैको प्लांट्स में, यहाँ कॉटन एंड ओकरा में, भिंडी जिसे कहा जाता है, बीन्स, कॉटन एंड ओकरा में लीफ कर्ल डिजीज भी होती है, और बहुत सारी डिजीज हैं जो कि वायरस की वजह से काज होती हैं टू दी प्लांट्स। यहाँ हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जिनमें हमारे पास दी विच ऑफ दी फॉलोइंग लाइफ साइकिल of bacteriophage in which virus cause lysis of host cell? Option A, lysogenic cycle. Option B, lytic cycle. Option C, both A, B. Option D, none of these. सो हमने पीछे पढ़ा था कि होस्ट सेल लाइसिस कहाँ होती है, इन केस ऑफ लैटिक साइकिल। सो योर आंसर शुड बी द बी। द नेक्स्ट वन इज द misfolded proteins which cause degeneration of neurons in animals and cause degenerative disorders A, prions, B, virions or virioids, C, both A, B, D, none of these. So prions are misfolded proteins, पीछे हम पढ़ चुके हैं. So answer should be A. Inshallah in the next lecture we will discuss about the AIDS as well as hepatitis.